गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपकी क्लास में। शेक्सपियर के बाद जब हम अदर ड्रामेटिस्ट की बात करते हैं, चाहे वो एलिजाबेथन एज के हों और चाहे वो जैकोबियन एज में हो, तो जो सबसे पहला नाम आता है पोस्ट शेक्सपियरियन ड्रामा, या कह लीजिए कि द कंटेम्प्ररी ऑफ शेक्सपियरियन ड्रामा में अगर हम बात करेंगे तो आपके हिसाब से, मतलब आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से जो सबसे पहला नाम आता है वो नाम है बेन जॉनसन का। बेन जॉनसन वॉज कंटेम्प्ररी टू विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर के कंटेम्प्ररी थे एंड बोथ शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन वर नॉट ओनली playwrights but they were also actors, and both used to take part, both used to participate in one and each other's drama। आप कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के ड्रामा में पार्टिसिपेट किया करते थे, भाग भी लिया करते थे, रोल भी प्ले किया करते थे। क्लियर। शेक्सपियर की डेथ होती है 1616 में एंड शेक्सपियर लेफ्ट द थिएट्रिकल वर्ल्ड after the publication, after the performance of his play The Tempest, that was his last full length play। और उसके बाद एक कोलैबोरेशन में आया था जिसका नाम था किंग हेनरी VIII। वो कोलैबोरेटिव प्ले था और उसके बाद शेक्सपियर रिटायर्ड फ्रॉम लंदन एंड वेंट टू हिज बर्थ प्लेस वेयर ही सेटल्ड देयर। और वहीं पर जो है कहा जाता है ऐसा कि बेन जॉनसन being a friend to William Shakespeare had visited Shakespeare and they drank too much in the night, and Shakespeare जो है उसी के बाद उनको फीवर आया एंड शेक्सपियर डिमाइज्ड, उनकी डेथ हो गई। जिस ड्रामा की शुरुआत की थी बेन जॉनसन ने, उस ड्रामा को कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उस ड्रामा को? उस ड्रामा को कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स कहा जाता है। और आपके पेपर के लिए बेन जॉनसन से सिर्फ यही एक क्वेश्चन है कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स किसका ओरिजिन है, तो आप सीधे उत्तर लगाएंगे कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स बेन जॉनसन का जो है कॉइनेज है। बेन जॉनसन ने इसकी शुरुआत की थी। दो बेन जॉनसन वाज ट्रूली इंस्पायर्ड फ्रॉम क्लासिसिज्म, और बेन जॉनसन की जो एक कॉमेडी थी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, पूरी तरीके से क्लासिसिज्म और मिडिवलिज्म का एक मिक्सचर था। ह्यूमर का मतलब वो नहीं होता जिसे हम आप समझते हैं। इन मिडिवल टाइम्स ह्यूमर का कुछ और ही मतलब हुआ करता था, और ह्यूमर तो मिडिवल एज में डायरेक्टली रिलेटेड हुआ करता था। किससे डायरेक्टली रिलेटेड ही होता था? फिजिकल फिजिकल बिहेवियर से। क्लियर। और ऐसा कहा जाता है मेडिवल साइंस में कि देयर आर 4 ह्यूमर्स इन लिक्विड फॉर्म जो सबके बॉडी में रहते हैं, एंड दे डिसाइड द टेम्परामेंट ऑफ द बीइंग, और वो हमारे टेम्परामेंट को डिसाइड करते हैं। वो जो 4 बॉडीली ह्यूमर्स जिनको आप कह सकते हो, वो फिजिकल ह्यूमर्स जो हमारे अंदर होते हैं, उसमें लिक्विड में क्या क्या होता है? लिक्विड में एक तो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के बाद क्या होता है लिक्विड में? ब्लड के बाद जो है फ्लेम होता है, कलर होता है, राइट? कलर, बाइल, फ्लेम और ब्लड। कलर, बाइल, फ्लेम एंड ब्लड, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं, और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर रह करके ह्यूमन बीइंग के टेम्परामेंट को जो है पूरी तरीके से डिसाइड कर देते हैं, टेम्परामेंट्स को फिक्स कर देते हैं कि कोई आदमी किस तरीके से सोच रहा है, किस हिसाब से सोच रहा है। जी प्रेरणा तुरंत स्टार्ट ही हो रही है, बिल्कुल टेंशन आप नहीं लीजिए। यहीं से शुरू है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से। So the preponderance of one of these gave a distinct twist or bias to a man's disposition. Color made him choleric or irritable। मतलब excess of color जहां पर होती है वो आदमी को कैसा बना देता है? वो आदमी को कॉलरिक बना देता है, और कॉलरिक का मतलब वो उसको इरिटेबल बना देता है। जिसके अंदर इसकी एक्सेस होगी वो आदमी बहुत इरिटेटिंग और
इरिटेटेड, दोनों ही होगा, एक्सेस है। मतलब उसका जो टेम्परामेंट है, हाउ टू बिहेव, हाउ टू रिएक्ट, वो डिपेंड करता है द प्रीपॉन्डरेंस ऑफ द किसी एक का भी अगर प्रीपॉन्डरेंस है तो डिस्टिंक्ट ट्विस्ट दे देता है उसके डिस्पोजिशन में। कलर मेड हिम कलरिक और इरिटेबल। बाइल जो होता है वो उसको मेलंकलिक और पेसिमिस्टिक बनाता है। मेलंकलिक और पेसिमिस्टिक बनाने का काम करता है जो होता है बाइल। मेलंकलिक और पेसिमिस्टिक ये उसको निराशावादी बनाता है, एक्सेस ऑफ बाइल। और जो फ्लेम होता है ना, फ्लेम मेक्स हिम फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक का मतलब क्या होता है? फ्लेगमेटिक का मतलब होता है उसका कैरेक्टर कैसा होता है, पर्सनालिटी कैसी होती है, स्लो हो जाती है, स्लगिश पर्सनालिटी हो जाती है। मतलब हर काम को बहुत धीरे धीरे करना शुरू करता है, स्लगिश पर्सनालिटी हो जाती है। जिस दृष्टि यू विल गेट अ वीडियो ऑन सोनेट, वो है आप हमारे पास। स्लो स्लगिश बना देता है उसका एक्सेस ऑफ फ्लेम। और अगर किसी के अंदर ब्लड ज्यादा है तो वो उसको सैंग्विन बनाता है, वो उसको ऑप्टिमिस्ट बना देता है। राइट, ऑप्टिमिज्म है, ये सैंग्विनिटी है। ऑप्टिमिस्टिक का काम करता है ये एक्सेस ऑफ जो है ब्लड। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के पार्ट हैं। ह्यूमर दिस केम टू मीन, ह्यूमर डजंट मीन एंटरटेनिंग, बट जब आप बेन जॉनसन की बात करोगे, मेडिवल साइंस की बात करोगे, तो ह्यूमन एंटरटेनमेंट का पार्ट नहीं है, बट ह्यूमर एक ऐसा पार्ट है जो आदमी को एक्सेंट्रिक बना देता है, आदमी को जो है इडियोसिंक्रेटिक बना देता है। ये एक्सेंट्रिक बनाने के, इडियोसेंट्रिक बनाने के साधन है। और जब कॉमेडी लिखना शुरू किया, इडियोसिंक्रेटिक, बेन जॉनसन के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके कॉमेडीज में, वो किसी न किसी एक एंगल को लेकर के ही हमेशा परेशान होते हैं और वही उनके कॉमेडी का कारण होता है। और उसी को एक्सेस ऑफ ह्यूमर कहा जाता है, उसी को कॉमेडी ऑफ ह्यूमर कहा जाता है कि द कॉमेडी इमर्ज फ्रॉम द टेम्परामेंट ऑफ द कैरेक्टर, द कॉमेडी इमर्ज फ्रॉम द इडियोसिंक्रेसी ऑफ द कैरेक्टर, फ्रॉम द एक्सेंट्रिक बिहेवियर ऑफ द कैरेक्टर। राइट, ये इसके पार्ट होते हैं जिससे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स बन करके तैयार होती है। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें आपके पेपर में, तो पहला क्वेश्चन जैसे कि हमने आपको बताया भी कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के प्रोजेनिटर कौन है, तो इन इंग्लैंड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के प्रोजेनिटर जो है वो है बेन जॉनसन। और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर बेस्ड किस पर है? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो है ये बेस्ड है फॉर बॉडीली लिक्विड पर। और वो ह्यूमर डजंट मीन द एंटरटेनमेंट, बट ह्यूमर का मतलब यहाँ पर होता है, ह्यूमर का मतलब है कि दे आर द डिसाइडर ऑफ ह्यूमन टेम्परामेंट, उसकी इडियोसिंक्रेसीज, उसकी एक्सेंट्रिसिज्म, उसके स्ट्रेंजनेस को डिसाइड करने वाले होते हैं, उसी को ह्यूमर कहा जाता है। और जो कॉमेडी उसके जो है किसी एक्सट्रीम एटीट्यूड से इमर्ज होती है, वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स कही जाती है। आप पूजा शर्मा जी, बेन जॉनसन को आप जैकोबियन और एलिजाबेथ दोनों में ही काउंट करेंगे। जैसे विलियम शेक्सपियर को हम काउंट करते हैं कि ही वाज बोर्न इन एलिजाबेथन एज एंड डाइड इन जो है किस एज में डाइड हुआ था जैकोबियन पीरियड में। वैसे बेन जॉनसन स्टार्टेड हिज करियर इन द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ और ही आल्सो फ्लरिश्ड इन द रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट, जिसको आप जैकोबियन एज कहते हो। क्लियर? तो ये दोनों के पार्ट हैं। ज्योति साहू जी, आपकी स्क्रीन ब्लैक हो गई होगी मे बी, but there could be problem in your network, and I hope ki my screen is running properly as I am viewing on my screen as well. Right, just let me know please other students if there is any problem in your screen or in my voice. अगर कुछ हो तो बताइए। गीता जी को भी very very good morning. Humor thus came to mean an idiosyncrasy
eccentricity or oddity of character. Ben Jonson seizes upon the characteristic humor or eccentricity of a character and exaggerate it to the point of absurdity. राइट, उसको absurdity में लेकर चले जाते हैं और इसी पर जो उनका प्ले आपको याद होगा, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये उनके प्लेस हैं जो इंपॉर्टेंट प्लेस हैं जिन पर क्वेश्चन पेपर में बन जाता है कि आज जो है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर किसका प्ले है या एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर किसका प्ले है। पूरी तरीके से ह्यूमर पर, ऑडिटी पर, स्ट्रेंजनेस पर बेस्ड जो है ये प्लेस हैं। और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में तो एक फादर होता है जो अपने सर पर ही, अपने जो है सन पर ही जासूसी करवाना शुरू कर देता है। वी हैव हियर ओल्ड नोवेल whose humor is his excessive anxiety about his son's morals. राइट, नोवेल एक कैरेक्टर है जो अपने सन के मोरालिटी पर ही उसको परेशानी होने लगती है, एंजाइटी इन एक्सेस हो जाता है और इसलिए उस पर जो है अदर कैरेक्टर्स के थ्रू जासूसी करवाना शुरू कर देता है। तो ये उसका एक स्ट्रेंज बिहेवियर है जिससे कॉमेडी इमर्ज होती है। एक कॉमेडी और आई थी जिस ऑडिटी या स्ट्रेंजनेस या इडियोसिंक्रासी पर बेस्ड है, उस कॉमेडी का नाम था एपिसीन और द साइलेंट वुमन। एपिसीन और द साइलेंट वुमन, एक कॉमेडी का और नाम सुना होगा वॉल्पिन और द फॉक्स। ये सब कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के प्लेज हैं। राइट, एपिसीन और द साइलेंट ऑफ वुमन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है, अगर आपने पढ़ा होगा कभी तो। राइट, इसका जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसका नाम होता है मोरोस। मोरोस एक बहुत ही रिच होता है और रिच होने के साथ साथ बैचलर भी होता है। मोरोस इज अ रिच ओल्ड बैचलर हुज ह्यूमर इज हिज हेट्रेड ऑफ नॉइज। नॉइज उसको नहीं पसंद है और इसलिए उसने जो घर बनवाया है वो गली के बिल्कुल कोने में, और वहां पर कोई वैक्यूलर पैसेज नहीं है कि कोई गाड़ी आ जा सके। उसके घर में जो दरवाजे लगे हैं हिंजेस में रोज ऑयलिंग होती है ताकि जो उसको बंद किया जाए, खोला जाए तो बिल्कुल भी वहां से कोई आवाज ना आए। अपने घर में मोटे मोटे कुशन डाल रखे हैं ताकि कोई उस पर जो चले और तो उसके पैर की आवाज ना आए। ये हेट्रेड ऑफ नॉइज है। राइट, ये उसका हाल है। और एक दिन उसका एक सर्वेंट बूट पहन करके आ जाता है और उसकी आवाज उसको सुनाई दे जाती है और इसके वजह से ही इमीडिएटली सस्पेंड्स द सर्वेंट, उसको सर्वेंट को सस्पेंड कर देता है। प्ले में एक नोवेल का जो है नेफ्यू होता है, उसका एक भतीजा होता है और उसका नाम होता है यूजीन, EUGENIE। यूजीन और एक कैरेक्टर और है, नाम है उसका कट बियर्ड। नाम देखिए कितना जबरदस्त रखा है, कट बियर्ड। तो उसको लगता है कि यूजीन विल इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ मुरास आफ्टर हिज डेथ। और एक दिन ओल्ड बैचलर हो चुका है, एक दिन यूजीन से कह देता है कि आई वांट टू मैरी, शादी तो मुझे करना है लेकिन शर्त क्या है कि द वुमन शुड बी साइलेंट।
साइलेंट वुमन। और ये तो अपने आप में बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, वैसे कि ये ऑक्सीमोरन है कि वुमन और साइलेंस, हाउ इज इट पॉसिबल। बट यूजिन और कटबियर्ड दोनों तैयार हो जाते हैं कि चलो तुम्हारी शादी करवाएंगे। लड़का ढूंढा, लड़की ढूंढी जाती है और शादी करवाने के लिए शादी का फंक्शन चल रहा होता है। और इतने में होता ही है कि जो क्लर्जी आया है शादी करवाने, उसको कफ आ जाता है, और कफ आ जाता है तो नॉइज उससे होता है और ये तुरंत इरिटेट होता है। उस समय कुछ नहीं बोलता, और जैसे ही मैरिज सेरेमनी कंप्लीट होती है, व्हेन द पर्सन कफ्स आफ्टर द सेरेमनी, ही इज आस्क्ड टू गिव बैक 5 shillings ऑफ द फीस पेड टू हिम। मेरे 5 रुपए वापस करो, बिकॉज यू हैव डिस्टर्ब माई पीस। नॉइज आपने डिस्टर्ब किया है। अब कटबियर्ड एक चाल चलता है, he saves it only by coughing more on Cutbeard's instruction and is thrust out of the house। काफिर जो कटबियर्ड है उसको कहता है कि और खांसना शुरू करिए, और खांसना शुरू करता है, फिर उसको जो है वहां से कटबियर्ड के इंस्ट्रक्शन पर ऐसा करता है और उसको वहां से भगा दिया जाता है। Immediately after the marriage, the wife finds her tongue, which she begins to use vigorously by scolding the husband and countermanding his orders. A party led by Eugene and his friends, complete with the band, now enters to celebrate the wedding. Horrified by the noise, Moraes escapes out of doors in his nightcaps to see if he can get a divorce according to law. Right? उस नॉइज को सुन करके डिवोर्स के लिए कोर्ट पहुंचता है, और कोर्ट आपको पता ही है कि कितना पीसफुल एरिया होता है। जजेस से बात करता है, काउंसलर से बात करता है, और वो कहते हैं कि यू डोंट हैव एनी ग्राउंड फॉर डिवोर्स। वहां से डिसअपॉइंट होकर के वापस आता है और घर नहीं डायरेक्ट चर्च पहुंचता है, और चर्च के प्रीस्ट से, क्लर्जी से कहता है कि आपने शादी करवाई है तो आप तलाक भी करवाइए। दोनों का काम आपका है, बिकॉज हर वुमन, हिज वुमन इज नॉट साइलेंट, एंड बिकॉज ऑफ हर जो है द नॉइज इज बीइंग क्रिएटेड इनसाइड द हाउस, सो ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ ऑल द नॉइज, बिकॉज ही इज एन एक्सेंट्रिक कैरेक्टर। और ये है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, राइट। ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से उसकी ऑडिटी, उसकी स्ट्रेंजनेस जो है वो हेट्रेड ऑफ नॉइज है। चर्च में भी कोई ग्राउंड नहीं है, अभी कल ही तो शादी हुई है और आज डिवोर्स के लिए आ गया, वहां से भी डिसअपॉइंट होता है और डिसअपॉइंट होकर के वापस चला आता है। और अब यहाँ यूजीन से ही कहता है कि मुझे इससे मुक्ति दिलाइए। यूजीन कहता है ठीक है, मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगा, लेकिन कुछ शर्त है, और वो शर्त ये रख देता है कि यू विल पे मी 500 pounds एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव, एंड आफ्टर योर डेथ आई विल इनहेरिट योर प्रॉपर्टी। यही उसका पहले का भी जो है वो होता है, इसी वजह से शादी करना चाहता है। अब मोरेस को लगता है कि जो काम कोर्ट नहीं करा पाया, या जो काम जो है चर्च नहीं करा पाया, वो ये क्या करा पाएगा। मोरेस जो है इंस्टेंटली साइन कर देता है इस विल को भी। In this predicament, Eugene offers to get his uncle rid of the woman if he allows him 500 pounds a year during life and names him his heir after death. On Moreas agreeing to the terms, Eugene pulls off Epicine's wig and other disguises to discover her boy. उसके विग्स को उतारता है यूजीन, आज जो है एपिसिन के, जिससे उसकी शादी कराई थी साइलेंट वुमन से, और वो साइलेंट वुमन ना होकर के एक लड़का होता है। Moreas is thus cheated by Eugene, और जब वो लड़का होता है तो now he has got rid of the servant, right? एपिसिन से उसको मुक्ति भी मिल जाती है और यूजीन का भी काम पूरा हो जाता है, राइट। और यूजीन का भी काम पूरा हो जाता है, और यहीं पर जो है कॉमेडी पर आकर के प्ले खत्म हो जाता है। ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है। क्लियर? चलिए जी, ऑक्सीमोरन है साइलेंट वुमन, है ना, नहीं है क्या बेटा? तो ये एक एग्जाम्पल हमने आपको बताया एक प्ले का, जिसका नाम था द साइलेंट वुमन आर एपिसिन। वॉल्पिन और द फॉक्स भी एक ऐसा ही प्ले होता है। यहाँ पर जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं वो सब जो है बहुत ग्रीडी होते हैं, लालच की कॉमेडी है, और इसीलिए द फॉक्स है। फॉक्स जो मेटाफर है वो जो है ग्रीडीनेस से ही एफिलेटेड है,
उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर के जो कैरेक्टर्स है वो ऐसा ही काम करते हैं, सबको सबकी प्रॉपर्टी चाहिए होती है और उस प्रॉपर्टी के लिए अपना सब कुछ दे देना होता है। क्लियर? तो ऐसे जो कॉमेडीज एक डायरेक्शन में जाती थी उनको कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स कहा जाता था। वो ऑडिटी पर, स्ट्रेंजनेस पर और अनकन्वेंशनल बिहेवियर पर आदमी की सेंटर्ड होती थी, फोकस्ड होती थी। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का नाम आप याद रखेंगे, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर का याद नाम रखेंगे, एपिसीन और वॉल्पेन का। एपिसीन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी सब टाइटल क्या है या वॉल्पेन की सब टाइटल क्या है, तो यू विल हैव टू बी रेडी फॉर दीज टू क्वेश्चंस। ऑलराइट, चलिए प्रोसीड करते हैं आगे। Apart from comedy of humors, Ben Jonson is also known for his masks and a few tragedies. Right? मास्क के लिए और कुछ ट्रेजेडीज के लिए भी बेन जॉनसन जाने जाते हैं। मास्क जी, कविता क्या पूछ लिया भाई, इतने क्वेश्चंस में हमको तो कुछ समझ नहीं आया। सर दीज प्लेस आर द पार्ट्स ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। जी ये सब जितने प्लेस लिखे थे कविता गोयल जी, ये सब जो है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स ही हैं जो बेन जॉनसन ने लिखे थे। विमेन आर द मोस्ट साइलेंट बीइंग इन द वर्ल्ड। एक्चुअली फेमिनिज्म की बात करोगे तो मानसी खत्री जी, दे आर नॉट साइलेंट but they are kept silent by the patriarchy. मास्क एक टाइप का प्ले होता है, राइट? मास्क एक टाइप का कोर्टली इंटरटेनमेंट होता है, was a form of festive courtly entertainment that flourished in the 16th and 17th century Europe, though it was developed earlier in Italy. इटली का टर्म है। 16th और 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में डेवलप हुआ था और था ये क्या वैसे, इट वॉज अ कोर्टली इंटरटेनमेंट। कोर्टली इंटरटेनमेंट का मतलब क्या है कि कोर्ट के अंदर शाही लोगों को इंटरटेन करने के लिए ये लिखे जाते थे, परफॉर्म्ड बाय अमेच्योर कैरेक्टर्स। अमेच्योर कैरेक्टर्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते थे। अमेच्योर का मतलब होता है अनप्रोफेशनल, और इसके अंदर म्यूजिक और डांसिंग, सिंगिंग और एक्टिंग सब होती थी, राइट? इलेबोरेट प्लेस हुआ करते थे, ये एलेबोरेट हुआ करते थे। सिंगिंग, डांसिंग, ये सब कुछ हुआ करता था और कोर्ट की महारानियां भी इसमें पार्टिसिपेट किया करती थी। बेन जॉनसन के समय पर जैकोबियन एज में बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ था। बेन जॉनसन के साथ एक और डिजाइनर था, नाम था उसका एनिगो जोन्स। बेन जॉनसन जो है वो कंटेंट लिखते थे और एनिगो जोन्स उसको डिजाइन करता था, जो कि हाईली एलेबोरेटेड होते थे, तो बहुत भारी भरकम कपड़े पहने जाते थे इसमें और डिजाइनिंग इसकी अलग से की जाती थी। जैसे आपको नाम बताएं, एक है द मास्क ऑफ ब्यूटी और एक है मास्क ऑफ ब्लैकनेस। तो जब मास्क ऑफ ब्यूटी है तो जो
लोगों को ब्यूटीफाई किया जाता है और जो ब्लैकनेस होगा तो उनको ब्लैक कर दिया जाएगा, फिर कंट्रास्ट किया जाता है। अलग अलग दोनों मास्क हैं जो दोनों ही बेन जॉनसन ने लिखे हैं। तो एक क्वेश्चन इस पर भी आपके पेपर में बनता है कि व्हाट इज अ मास्क। तो ये है कोटली इंटरटेनमेंट हाईली या इलेबोरेटेडली डिजाइंड प्ले कंटेनिंग म्यूजिक एंड सिंगिंग, राइट। म्यूजिक, सिंगिंग, एक्टिंग सब कुछ होती है, हाईली इलेबोरेट होते हैं, बहुत भारी भरकम डिजाइनिंग होती है, कपड़े होते हैं और पूरी तरीके से ये कह लीजिए इंटरटेनिंग होते हैं और एक टाइप के इंटरल्यूड्स की तरह काम करते हैं। गीता मास्क कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के पार्ट नहीं है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की पब्लिक परफॉर्मेंस होती थी और इनकी पब्लिक परफॉर्मेंस नहीं हुआ करती थी। हमने आपको बताया ये कोर्ट के अंदर ही परफॉर्म किए जाते थे, इसलिए पब्लिक परफॉर्मेंस यहां पर नहीं हुआ करती थी। जो इंग्लिश क्वीन थी, often the maskers who didn't speak or sing were courtiers. The English queen Anne of Denmark frequently danced with her ladies in mask between 1603 and 1611. ठीक है, चलिए जो दूसरा कंटेम्पररी है जेफ बेन जॉनसन और शेक्सपियर का। गुड मॉर्निंग सर, आई जस्ट ज्वाइंड। आपने अभी स्टार्ट यू नहीं किया क्या? अभी स्टार्ट नहीं किया सर। डू वी नीड टू रीड द समरी ऑफ अदर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स? नॉट एट ऑल। मास्क इज आल्सो पार्ट ऑफ नहीं। ज्योत्सना ग्रोवर जी ने लिखा सर जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, व्हेन विल यू अपलोड यूपीटीजीटी इंग्लिश आंसर की? यूपीटीजीटी आंसर की बेटा इतनी सारी अवेलेबल हो गई हैं आप लोगों के पास, अब आपको कौन सा आंसर की चाहिए? बाई एंड लार्ज सारे लोगों की आंसर की सही ही रहती है। अपने क्वेश्चंस आप मिला लीजिए, जहां पर 2-4 क्वेश्चन में डाउट हो वो बताइए, डाउट में आपको क्लियर करवा देता हूँ। बाकी आज सच आंसर की में है क्या, बैठ के बनाऊंगा 10-15 मिनट लगेगा, बना दूंगा मैं भी। मैं तो सोच रहा था कि बहुत सारे सोर्सेज आप लोगों के पास होते हैं आंसर ठीक है, लगभग आपको मिल ही जाएंगे। नहीं, आइए अगले जो राइटर पर आते हैं। एक राइटर था जॉर्ज चैपमैन। एक था थॉमस बेकर। थॉमस बेकर के बाद जॉन या वेबस्टर। वेबस्टर ये सब शेक्सपियर के कंटेम्प्ररी ड्रामेटिस्ट हैं जो शेक्सपियर के आगे पूरी तरीके से गायब हो गए थे। मतलब गायब होने का मतलब ये है कि शेक्सपियर इतना बड़ा बरगद का पेड़ है उसके नीचे कोई फ्लरिश नहीं कर पाता। शेक्सपियर ने इन सबको ऑक्युपाई कर दिया था, खत्म कर दिया था एक तरीके से। हेवुड का साउंड प्रॉब्लम, अरे साउंड नहीं आ रही है? ऐसा कैसे साउंड आवाज नहीं आ रही क्या, बताइए ना। क्लियर करिए, कंफर्म करिए, बताइए सर वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बताइए क्या दिक्कत है। मुझे तो लग रहा है कि आ रही स्क्रीन पे तो क्या दिख रहा है। चेक करिए फटाफट, चेक करिए क्या दिक्कत आ रही है।
आई प्रेरणा जी आए कि नहीं है? अभी भी तो हो रहा है? क्या गीता नहीं? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही, ठीक से चेक कर रहा हूँ, बताओ एक मिनट, मौका दीजिए। अब क्लियर है ना? साउंड आ रहा है बट कुछ एक्स्ट्रा नॉइज है, एक के ना से भाई। चलिए टेक्निकल टीम से तुरंत कंफर्म करते हैं। वही का परमात्मा क्लियर नहीं है, जितना भी clear। हेलो। हेलो। आवाज नहीं क्लियर कि नहीं, बताइए। whether the sound is audible or not clear? आवाज अब आई कि नहीं हो? एक मिनट से रुकिए, मैं देखता हूँ लाइन पे। सर नहीं क्लियर है अभी। हाँ, आप सब फोन में चेक करिए अपने।
आ रही कि नहीं है? अब आवाज आ रही कि नहीं? सर अलग से बजिंग साउंड आ रहा है, वॉइस के साथ साथ क्लीनिंग में ले लेना क्लास। सर इवन जो मेरी आंसर शीट्स आर and there are review persistent which is that first again mantra to put this again sound of to upload that। अभी भी कोई आवाज नहीं, अभी क्लियरिटी नहीं है। जी सर। जी। हेलो। हेलो। हाँ सर बताएं। सही हो गई, क्या दिक्कत थी? आवाज आ रही है बेटा कि नहीं है? चलिए देखिए, अगर आ रही है तो कंटिन्यू करता हूँ मैं फिर। ठीक ठीक। ये बताइए अब आवाज आना शुरू हुई कि नहीं? अगर आ रही है तो फिर कंटिन्यू किया जाए। अब तो कुछ क्लियर नहीं है। नहीं श्वेता जी, आप देख के बताइए, अब क्लियर हो गया होगा आई होप। अब देख के बताइए, एम आई ऑडिबल टू और नॉट? अभी भी इको कर रही है? आ रही है बट हार्ड साउंड भी है। चलिए थोड़ा सा जो है आज की क्लास में मैनेज करिए, अगर हो सकता है तो। अदरवाइज जो अभी टेक्निकल टीम जो हेड आए नहीं आएंगे तो फिर करेक्शन होगा। वॉइस आ रही है तो डिस्टर्बिंग है, बसिंग साउंड आ रहा है, फिर कुछ झरझर सा हो रहा है। चलिए कुछ कोई बात नहीं, अभी भी क्लियर नहीं है। हाँ मैं भी देख रहा हूँ क्लियर नहीं, कुछ झरझर सा आ रहा है, बट ये भी है कि ऑडिबल है, आप सुन सकते हो, समझ सकते हो कि अब मैं कह क्या रहा हूँ। है ना, थोड़ा सा ही कंप्रोमाइज करना है, ज्यादा नहीं, ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा, थोड़ी चीजें और आपको बस। ये जो हेवुड है ना, हेवुड was the most prolific playwright of the age. Not manageable, so should I stop the class for today? Still, there is a problem, though the technical team is working very hard. Let them manage, इसलिए टेक्निकल चीजें हैं, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, आज नहीं तो कुछ, कुछ नहीं तो चलिए, इससे कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। दिखाई तो दे रहा है ना क्लियर? ये मुझको चार्ल्स लैम ने प्रोज शेक्सपियर कहा है।
Haywood has been called a sort of prose Shakespeare by Charles Lamb. चार्ल्स लैम्ब ने उनको प्रोज शेक्सपियर कहा है। और क्यों कहा है? बिकॉज ऑफ हिज प्रोलिफिक नेचर। ही कंट्रीब्यूटेड हिज हैंड इन मोर देन 200 प्लेज। 200 के आसपास प्लेस में काम किया है इन्होंने, और इसलिए इनको प्रोज शेक्सपियर कहा जाता है। तो मुझको ये बात आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेबस्टर की अगर हम बात करें तो वेबस्टर इज नोन फॉर हिज डोमेस्टिक ट्रेजेडीज, और उस डोमेस्टिक ट्रेजेडीज में एक का नाम है द वाइट डेविल, और दूसरे का नाम है द डचेस ऑफ माल्फी। द वाइट डेविल एंड द डचेस ऑफ माल्फी, ये दो प्लेस किसके हैं? ये वेबस्टर के प्लेस हैं। जो डचेस ऑफ माल्फी जो है ये पूरी तरीके से डोमेस्टिक ट्रेजेडी है, जहां पर दो ब्रदर मिलकर के अपने सिस्टर के ही मर्डर में इन्वॉल्व होते हैं। यद्यपि मर्डर के बाद बहुत पछताते भी हैं, और कॉन्सिक्वेंटली बोथ द ब्रदर डाइज, दोनों की डेथ भी हो जाती है, और साथ साथ सिस्टर की भी डेथ हो जाती है द डचेस ऑफ माल्फी में। और द डचेस ऑफ माल्फी was totally based on an Italian story, right? The play based on a story of Ben Delos, the Duchess, a young, beautiful, and high-minded widow, secretly marries Antonio, her servant, और servant से marriage कर लेती है। और this जो है thing, this marriage could not be digested by her brothers, और फिर उसके जो ब्रदर्स होते हैं, एक का नाम होता है कार्डिनल और दूसरे का नाम होता है फर्डिनेंड। कार्डिनल और फर्डिनेंड दोनों मिलकर के उसका जो है मर्डर अरेंज करवा देते हैं, और एक कैरेक्टर होता है बसोला, बसोला उसका मर्डर कर देता है। क्लियर एट द एंड ऑफ द प्ले बिकॉज ऑफ दिस का जो है सोशल एविल के वजह से उसका मर्डर हो जाता है। ये डचेस ऑफ माल्फी की स्टोरी है। क्लियर, ये डचेस ऑफ माल्फी की स्टोरी है। और दूसरा जो है एक नाम आपको और लिखा है चैपमैन। तो चैपमैन इज नोन फॉर होमर्स ट्रांसलेशन। अब आवाज आ रही कि नहीं, बताते रहिएगा कुछ, राइट? होमर इज नोन फॉर सॉरी चैपमैन इज नोन फॉर होमर्स ट्रांसलेशन। होमर के एपिक का इन्होंने ट्रांसलेशन किया था, और उस ट्रांसलेशन को इन्होंने बिल्कुल कलोकियल लैंग्वेज में जो है कर दिया था, ताकि आम जन को समझ में आए। और इसी ट्रांसलेशन पर जॉन कीट्स ने एक सॉनेट भी लिखा था, आपको याद होगा, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, राइट? चैपमैन्स होमर, ही वाज अ ड्रामेटिस्ट, ही वाज कोलैबोरेटेड विद बेन जॉनसन के कंटेम्पररी है। कोलैबोरेशन में इन्होंने मार्स्टन के प्लेस भी लिखे हैं, बट हिज नेम इज नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट। बट नाम आपको पता होना चाहिए कि चैपमैन इसी पीरियड के हैं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। और तेज साउंड हो गया है, अरे बाप रे बाप। The voice is getting worse now. सर बंद करके सही कर लीजिए, 10 मिनट में फिर से क्लास स्टार्ट करा दो। हाँ, बंद कर दे। ना सही हो गया, जी जी बच्चे बता रहे हैं सही हो गया।
ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? सर एक मिनट लाइन पर रहिएगा। आवाज क्लियर हो रही कि नहीं है बताइए फटाफट, फिर कंटिन्यू करें, अदरवाइज फिर बंद ही कर दें। जी चंचल जी, निधि, प्रेरणा, सिमरनजीत कौर। अब साउंड ठीक है? ठीक हो गया सर, चलिए कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, ठीक सर, ठीक, ओके। सब लिटिल बिट ठीक है, बट प्रोबेबली ठीक नहीं है। चलिए सर, पहले से ठीक है? अगर पहले से ठीक है तो कंटिन्यू कर सकते हैं थोड़ी देर में और मेरी क्लास, बाकी फिर से नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू होगा। तो जॉर्ज चैपमैन के बारे में मैं कुछ बता रहा था। जॉर्ज चैपमैन इज नोन फॉर द translation of Homer's epic, or for his beautiful translation of Homer's epic, and he was appreciated by John Keats in his sonnet looking into Chapman's humor. और थॉमस डेकर जो है ये भी कंटेम्प्ररी है बेन जॉनसन के, और इनका एक प्ले था द शू मेकर्स हॉलीडे। द शू मेकर्स हॉलीडे इनके प्ले का नाम था। Clear Decker was a lovable personality and had real gifts of a dramatist. He had, according to Lamb, poetry enough for anything, and his comedies of London life are more realistic than those of others just because he touches them with romance. Right? In Satyromastics, he hits back at Ben Jonson for his attack uh, on him in Poetaster. Right? Actually, उसी टाइम पर एक वॉर चल रहा था जिसको वॉर ऑफ थिएटर्स कहा जाता है। एक्चुअली चैपमैन का कोई प्ले आपको माइंड में नहीं रखना है। चैपमैन ने कोलेबोरेशन में प्लेस लिखे थे। राइट, कोलेबोरेशन में उन्होंने प्लेस लिखा था बेन जॉनसन के कोलेबोरेशन में, उसका नाम था ईस्टवर्ड होप। राइट, ईस्टवर्ड होप एक उनका प्ले था जो कोलेबोरेशन में था, और इसमें जो शामिल लोग थे वो जॉनसन थे, जॉनसन के साथ मार्स्टन थे और चैपमैन थे। और ये तीन के तीनों और इनके साथ थॉमस डेकर, ये चारों एक वॉरफेयर में इन्वॉल्व थे, और उसका नाम था पोइटोमाचिया, या जिसको वॉर ऑफ थिएटर्स कहते हैं। वॉर ऑफ थिएटर्स कहते हैं, जिसमें सब के सब इन्वॉल्व थे। क्लियर? ये जॉनसन, मार्स्टन, चैपमैन और डेकर, ये वॉर ऑफ थिएटर जो है ये 1599 से लेकर के 1602 तक का वॉर है। और थिएटर ऑफ वॉर का मतलब यह है कि एक्चुअली एक बिल पास किया गया था, और बिल के तहत क्या हुआ था कि कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति अब किसी को सटायर नहीं करेगा अपनी पोएट्री में। और इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने सटराइजेशन पोएट्री से उठा करके ड्रामा पर शिफ्ट कर दिया। तो एक प्ले लिखता था, उसके रिस्पॉन्स में दूसरा लिखता था, उसके रिस्पॉन्स में तीसरा लिखता था,
सभी कोलेबोरेट करके ही लिखते थे। इसी को वॉर ऑफ थिएटर्स कहा जाता है, या इसी को पोएटोमाचिया भी कहा जाता है। क्लियर आवाज तो मुझे लग रहा है कि अब आपको प्रॉपर सुनाई दे रही है, थोड़ी सी अभी भी जो है डिस्टर्बेंस है, बट आई होप कि क्लियर है। राइट, इसको क्या कहा जाता है, इसको वॉर ऑफ थिएटर्स कहा जाता है। चले, तो वेबस्टर का प्ले कौन सा याद रखना है, व्हाइट डेविल, डचेस ऑफ माल्फी, डेकर का द शूमेकर्स हॉलिडे, चैपमैन के लिए ईस्टवर्ड हो, और हेवुड के, तो हेवुड को ब्रोड शेक्सपियर फॉर हिज 200 प्लेस, और हेवुड का जो प्ले आपको माइंड में रखना है उसका नाम है अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस। अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस 1603 का ये प्ले है। और किसका प्ले है ये अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस, ये हेवुड का प्ले है। और वुमेन को काइंडनेस में कैसे किल्ड किया जाता है, ये एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी। राइट, अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी। दिस इज अ पैथेटिक स्टोरी। और पैथेटिक स्टोरी क्या है, pathetic story of a good wife who succumbs to a temptation in a moment of weakness. The outraged husband punishes her with complete isolation but provides her with money, servants, and all comforts. Right? घर से उसको बाहर कर दिया जाता है और उसको सारी सुविधाएं मुहैया करा दी जाती हैं, पैसे भी दे दिए जाते हैं, सर्वेंट्स भी दे दी जाती है, लग्जरी भी दी जाती है। और वो वुमन जो इस काइंडनेस में ऐसे ही मर जाती है, वो गिल्ट में अपने, शेम में अपने, आइसोलेशन में अपनी उसकी डेथ हो जाती है। इसीलिए उसका नाम है अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस। क्लियर। और एक और ट्रेजेडी थी जिसको डोमेस्टिक ट्रेजेडी कहा जाता है, वो था आर्डेन ऑफ फीवर्शम। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट थे शेक्सपियर के कंटेम्प्ररी और बेन जॉनसन कंटेम्प्ररी। अब हमको बताइए, अगर आवाज क्लियर आ रही है तो क्लास को कंटिन्यू किया जाए, अदरवाइज यहाँ पर क्लास को बंद कर दिया जाए। सर वॉइस स्लो हो गई है, स्लो हो गई है, इसका मतलब कि आपको समझ में आ रहा है प्रेरणा कि नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है प्रॉपर तो हम कंटिन्यू रखें, अदरवाइज यहाँ इनको लीव कर दें। नॉट क्लियर।
Pavilion poetry और मेटाफिजिकल पोएट्री, समझने के लिए ठीक है। चलिए, वॉइस बैकग्राउंड नॉइज पड़ रहा है। एक जन हो कोई हमको मोहब्बत से याद भी कर रहे हो मेरा पूछने से।